हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और जहां कहीं भी होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है क्लास 11th मैथमेटिक्स जो है सेट थ्योरी आप सबको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो सेट थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आप सबको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। सबसे पहले इसका यूज होता है रिलेशन में किया जाता है, फिर इसके बाद फंक्शन में भी इसका यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज होता है, ज्योमेट्री में भी इसका यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो अगर सेट थ्योरी का नॉलेज नहीं रहेगा तो रिलेशन फंक्शन समझ नहीं आएगा। तो रिलेशन फंक्शन जो है ये क्लास 12th में है। क्लास 12th में जो है 10 नंबर का बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। और इसके बाद रिलेशन फंक्शन का जो है अगर आपको आएगा तो कैलकुलस में भी अच्छा खासा पकड़ रहेगा। कैलकुलस जो है 44 नंबर में पूछा जाता है क्लास 12th में बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन of object is called a set। ठीक है, तो सबसे पहले सेट वही कहलाएगा जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। जो ऑब्जेक्टों का कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, वही सेट कहलाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टों का कलेक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो सेट कहलाएगा। तो चलो इसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से कलेक्शन जो होते हैं वेल डिफाइंड होते हैं। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा सेट होगा, और कौन कौन से ऐसे कलेक्शन होते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहेगा तो वो अपना वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से पहला एग्जाम्पल जो द collection of your favorite लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्टर्स। ठीक है, चलो ये है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो फेवरेट एक्टरों का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर वो वेल डिफाइंड होगा तो वो क्या होगा, अपना सेट होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर मैं पूछूं भैया कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो मुझसे पूछोगे तो मेरा फेवरेट एक्टर कौन होगा, तो मैं बताऊंगा भाई जैसे सलमान खान हुए, शाहरुख खान हुए, अक्षय कुमार हुए। ठीक है, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति से पूछूं कि भैया आपका फेवरेट एक्टर क्या है, तो हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति जो है उसको साउथ के एक्टर पसंद हो। किसी मैं तीसरे पर्सन से पूछूंगा, हो सकता है उसको क्या भोजपुरी के एक्टर उसको पसंद है ना। तो ऐसे यहां पर जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है हर व्यक्तियों द्वारा वो अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आ रहा है कि नहीं अलग अलग, तो वो अपना वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन तभी होगा जब हर व्यक्तियों द्वारा वो कलेक्शन क्या होता है, सेम होता, तभी वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता। तो ये क्या होगा अपना, ये जो है सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, और मैं दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि द collection of your favorite क्रिकेटर। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये देखो, अगर फेवरेट क्रिकेटरों का अगर कलेक्शन देखा जाए, अगर मैं पूछूं आपसे आपके फेवरेट क्रिकेटरों का जो कलेक्शन है वो सेट है, नहीं है। ये क्यों नहीं है, अरे भाई मेरे फेवरेट क्रिकेटर अगर मैं कहूं तो हो सकता है वो कौन है, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपके कौन से फेवरेट क्रिकेटर हैं, तो वो बोलेगा क्या, हो सकता है उसका कुछ जवाब दूसरा हो सकता है वो क्या बोले कि विराट कोहली को ले ले, MS धोनी को ले ले, रविंद्र जडेजा को ले ले। अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति से पूछूं तो तीसरा व्यक्ति क्या होगा, तो तीसरा व्यक्ति भी तो बताएगा। अगर मैं मान लो कि किसी ऑस्ट्रेलिया के पर्सन से पूछता हूँ भैया चलो बताओ द कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर, तो वो हो सकता है वो बोले कि मेरे भाई फेवरेट क्रिकेटर्स जो हैं पैट कमिंस हैं, हेजलवुड हैं,
मिचेल स्टार्क हैं। तो ये क्या आ रहा है कि कलेक्शन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब कलेक्शन अलग अलग आ रहा है तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर यही कलेक्शन क्या आता, सेम सेम आता, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता। तो ये भी क्या होगा अपना, ये सेट नहीं होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अगर मैं तीसरा एग्जांपल लूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, ये बताओ जो ऑड नंबरों का कलेक्शन है ना, 10 से कम, क्या वो सेट है भाई, वो सेट है। हाँ ये सेट है। क्यों है, क्योंकि अगर मुझसे पूछोगे ना तो मैं क्या बताऊंगा, ऑड नंबर, तो मैं बोलूंगा क्या भाई, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या 9 है। ये मेरे द्वारा हुआ। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति से पूछूंगा ना तो वो दूसरा व्यक्ति भी यही बोलेगा, दूसरा भी व्यक्ति यही बोलेगा कि क्या बोलेगा, 1 बोलेगा, 3 बोलेगा, 5 बोलेगा, 7 बोलेगा, 9। अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति से, अगर मान लो वो व्यक्ति कहाँ है, मान लो दिल्ली में कोई व्यक्ति है, अब दिल्ली में जाकर के मैंने उससे पूछा भाई चलो बताओ कि ऑड नंबर लेस देन 10 उसका कलेक्शन बताओ, तो वो भी वही बताएगा 1 3 5 7 9। अगर मैं किसी चौथे व्यक्ति से पूछूंगा कि भैया बताओ द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, तो वो भी वही बोलेगा कलेक्शन। तो इसलिए कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। क्यों वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि हर व्यक्तियों द्वारा जो कलेक्शन आ रहा क्या आ रहा, सेम आ रहा, बदल नहीं रहा है। तो ये अपना वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या हो रहा था, इन दोनों में जितने भी लोगों से मैं पूछ रहा था सबका क्या आ रहा था, कलेक्शन अलग अलग आ रहा था। जब सबका कलेक्शन अलग अलग आएगा तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं चौथा एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं, ठीक है, चौथा एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ vowels in the इंग्लिश में बताओ वॉवेल का जो कलेक्शन है क्या वो सेट है। आदर्श चलो बताओ भैया कि जो तुम्हारे सामने वॉवेल लिखा गया है क्या ये वॉवेल का जो कलेक्शन होता है वो सेट है। चलो बताओ, खड़े हो जाओ, सबसे पहले बताओ वॉवेल क्या होता है, क्या बोल रहे हो, ए ई आई ओ यू। ठीक है, चलिए चलो बैठो, है ना। चलो भैया रवि आप बताओ, आप बताओ क्या जो आपका कलेक्शन होगा वावेल का वो क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहां से समझ आ रहा है। चलिए धीरज सर आप बताइए, ठीक है, आपका क्या वावेल होगा, वावेल को कलेक्शन। तो यहां से ये समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि सबका कलेक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब सबका कलेक्शन सेम आ रहा है तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो वो क्या होगा, सेट होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इतना बात याद रखना कि अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तभी सेट होगा, अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और लास्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, द कलेक्शन of prime factor of 21। ठीक है, तो 21 का प्राइम फैक्टर का कलेक्शन बताना है। तो वो क्या होगा भाई, वो जरा देखो भाई, प्राइम फैक्टर क्या होगा 21 का होगा और क्या होगा 7 होगा। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति से पूछूं तो क्या दूसरा व्यक्ति वही बताएगा, हाँ वही बताएगा। अगर मैं तीसरे व्यक्ति से पूछूं भाई प्राइम फैक्टर बताओ 21 का तो वो भी बताएगा। तो ये कलेक्शन क्या समझ आ रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति से पूछोगे हर व्यक्ति से यही जवाब निकलेगा कि भाई प्राइम फैक्टर ऑफ 21 क्या होगा, 3 और 7 होगा।
तो जब सब व्यक्तियों द्वारा जो कलेक्शन आ रहा है सेम आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ये क्या होगा, सेट होगा। तो क्या जितना मैं बताया आपको एग्जांपल लेकर के सेट का, तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि सेट कौन है कि कौन नहीं है, कि भाई कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। ठीक है, तो याद बस इतना ही रखना है कि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही क्या होगा, सेट होगा, और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर जरा नोट में लिख सकते हो अगर किसी को थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन कब होगा, देखो याद रख लेना भैया कि जो कलेक्शन व्यक्तियों के अनुसार ना बदले वही क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक है, जो कलेक्शन व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, कि हर व्यक्ति द्वारा जो कलेक्शन आ रहा है वो क्या रहा, अगर सेम आ रहा है तो वही क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो पहला था द कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट एक्टर, इसमें क्या आ रहा था कि हर व्यक्तियों द्वारा कलेक्शन क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में जरा देखो द कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर, यहां पर क्या हो रहा था भैया, यहां पर ये हो रहा था कि जितने भी पर्सन से पूछ रहे थे वो सबका अपना अपना फेवरेट आ रहा था, है ना, किसी का कुछ आ रहा था, किसी का कुछ आ रहा था, तो वो भी क्या था, अपना वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर मैं तीसरे की बात करूं द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, ये क्या है, यहां पर तीसरे में ये समझ आ रहा था कि हर व्यक्तियों द्वारा जो कलेक्शन आ रहा था वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। अगर किसी भी व्यक्ति से पूछोगे ऑड नंबर लेस देन 10 तो वही बोलेगा। तो यहां पर क्या समझ आ रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि जो कलेक्शन व्यक्तियों के अनुसार ना बदले वही क्या है, अपना वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये, इसलिए अपना सेट है। और अगर चौथे की बात करो कि द कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन द इंग्लिश में अगर बात करो वॉवेल का कलेक्शन जो है ये भी सेट है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार क्या हो रहा था, ये कलेक्शन बदल नहीं रहा था, तो इसलिए क्या है, अपना वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड है तो सेट है। फिर इसके बाद द कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 21 का अगर प्राइम फैक्टर की बात करूं तो वो 3 और 7 होगा। जितने भी व्यक्ति से पूछोगे सारे व्यक्ति द्वारा यही आएगा कलेक्शन की 3 और 7। तो जब सेम ही आ रहा है तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आ गया होगा। सेट समझ आ भैया, किसी को कोई डाउट? चलो अब थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। नोट में एक और बात नोट कर लेना भैया कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, इसको भी लिख लेना जरा नोट में। ठीक है, इसको लिख लेना नोट में कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर एलिमेंट। ठीक है, अब जो सेट का जो ऑब्जेक्ट रहता था, जो सेट में हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे सेट में बात किया जाए, जैसे ये देखो AEIOU यहां पर, तो ये जो होगा ना ये अपना क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? अब अगर बात करें कि द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, तो इसमें जो दिख रहा ना 1 3 5 7 9, ये सेट का क्या कहलाएगा, एलिमेंट। क्योंकि तुम क्या लिखे हो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो ऑब्जेक्टों का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, तुम्हारा सेट कहलाता है। तो ऑब्जेक्टों का कलेक्शन नहीं, अब हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंटों का कलेक्शन। देखो यही तो लिखा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर एलिमेंट, कि सेट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को और थोड़ा बात बताना चाहता हूं कि इसको ये सब नोट कर लेना भैया नोट्स में। ठीक है, कि जो सेट होता है उसको हम लोग
कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट को। सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे तो वहां पर जो भी सेट आएगा, ठीक है, उसको वहां पर जो भी रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कैपिटल लेटर से क्या रहेगा? लिखा रहेगा। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं यहां पर, इसको भी लिख लो कि सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, जैसे ए से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, बी से, फिर इसके बाद सी से, ठीक है, फिर ऐसे डैट डैश एक्स वाई जेड, ये है। तो यहां पर जो लिखा गया है कि सेट को जब भी हम लोग डिनोटेड करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। ठीक है, और जो सेट के एलिमेंट होते हैं उसको हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो सेट द एलिमेंट ऑफ सेट आर represent by small letter। ठीक है भैया, कि जो सेट के एलिमेंट होंगे हम उसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। इसको याद रखना भैया, कभी भी अगर अभी आगे हम लोग आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर सेट के जो भी एलिमेंट आएंगे उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मान लो कोई सेट दिया गया है, उस सेट का एलिमेंट क्या है? ए है, स्मॉल ए है। कि कोई सेट दिया है, कोई सेट ए है, उसका एलिमेंट क्या है? ए ना मान करके, है ना, स्मॉल एक्स मान लो। क्या मान लो? स्मॉल एक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्मॉल एक्स से एलिमेंट को। तो मैं वही बता रहा हूं कि मान लो कि कोई एक सेट है, उस सेट का एलिमेंट क्या है? एक्स है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो लिखने का तरीका जरा देख लीजिए। एक्स इज एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। तो सेट ए का एलिमेंट क्या है? एक्स है। लेकिन इसको कैसे लिखोगे? तो इसके लिखने का तरीका होता है एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यक्स जो है वो सेट ए का क्या है? एलिमेंट है। क्या मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? कि यक्स जो है वो सेट ए का क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, और अगर मान लो कि यक्स जो है ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे? एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए का एलिमेंट यक्स नहीं है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रहा है? कि इफ एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि अगर सेट ए जो है वो एक्स का एलिमेंट नहीं है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है भैया, तो ये तो बात समझ आ गया होगा। आगे जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि भाई एक मैं सेट लिख रहा हूं, उसके कुछ एलिमेंट लिखूंगा और आपको बताना रहेगा कि भाई उसका वो एलिमेंट है कि नहीं है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं।
जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, इफ मान लो सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कोई एक सेट है, ठीक है। और सेट को हमेशा किससे डिनोटेड किया जाता है? कैपिटल ए से, ठीक है, या कैपिटल बी से भी, कैपिटल सी से भी, ठीक है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन वहां पर कैपिटल होना चाहिए। तो चलो अभी बताना है आपको कि भैया कि कौन सा सिंबल भरा जाएगा बीच में, है ना। इसका मतलब जानते ही हो, बिलोंग टू, इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1, पहला हो गया, दूसरा -2 डैश डैश, तीसरा चौथा चलो चलिए भैया आदर्श बताओ, खड़े हो जाओ। यहां पर कौन सा सिंबल जो डैश डैश लगा है, यहां पर कौन सा सिंबल लिखोगे? ये बिलोंग टू का कि डज नॉट बिलोंग टू? बिलोंग टू। क्यों बिलोंग टू लिखोगे? वेरी गुड। कि 1 जो है वो सेट ए का क्या है? एलिमेंट है कि नहीं है? सेट ए के एलिमेंट देख रहे हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो यहां पर 1 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो यहां पर क्या लगेगा भैया? बिलोंग टू का सिंबल लगेगा, ठीक है। चलो यहां पर बताओ, दूसरे में यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू, क्यों? जरा एक्सप्लेन करो। उपस्थित नहीं, वेरी गुड, ठीक है। चलो भैया खड़े हो जाओ। रवि बताओ, यहां पर बिलोंग्स टू, ठीक है। क्यों बिलोंग्स टू? क्योंकि 4 जो है ना वो सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए क्या लग जाएगा? बिलोंग्स टू, ठीक है। चलो भाई आगे बताओ। ये यार मार्कर जो है, चलो यहां पर अगर यहां पर बात करें तो भाई देखो -7 जो है, बैठ जाओ, -7 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर क्या लगेगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। 6 जो है ये है भैया, ये बिलोंग का सिंबल लग जाएगा। यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 10 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। इतनी बात समझ आया कि नहीं समझ आया? अगर समझ आ गया हो तो आगे बढ़ूं भैया, चलें आगे बढ़ा जा। चलिए चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सेट को रिप्रेजेंटेशन किससे किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का 2 तरीका होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। तो सेट को जब भी कभी लिखोगे, या तो तुम लिख सकते हो किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, या किस फॉर्म में लिख सकते हो? सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर्स फॉर्म से तुम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और सेट बिल्डर फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर सकते हो? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें, अगर क्लास 12 में जब जाओगे, वहां पर जब रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वहां पर अधिकतर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो किस फॉर्म में लिखे रहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे रहेंगे। तो उसको हम लोग आसान बनाने के लिए किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म क्या होता है? आसान होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कैसे किसी सेट को लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे भैया इसे? समुच्चय का निरूपण,
समुच्चय का निरूपण। तो सबसे पहला क्या होता है, अभी मैंने बोला था रोस्टर फॉर्म होता है। अच्छा, हिंदी में इसे क्या बोलोगे? देखो रोस्टर ही बहुत जगह लिखा रहता है, या क्या लिखा रहेगा, सारणी लिखा रहेगा, ठीक है, या फिर क्या लिखा रहेगा, सूची, ठीक है, ये इसका हिंदी होता है। और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलेंगे, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, रोस्टर फॉर्म को समझते हैं कि सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो जब भी अगर सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले उसको कैसे लिखोगे, उसका लिखने का तरीका क्या होता है कि सेट के जो भी एलिमेंट रहेंगे उसको कॉमा कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। कि रोस्टर फॉर्म में जब भी हम लोग सेट को लिखने वाले हैं उसको कैसे लिखेंगे, एलिमेंट जितने भी सेट के एलिमेंट रहेंगे उसको कॉमा कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल दे करके बात करूं, कि अभी हमने कुछ देर पहले एक चर्चा किया था कि द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, तो वो क्या आया था, वो क्या आया था भैया, 1 आया था, 3 आया था, और क्या था, 5 था, 7 था और 9 था। अगर इसी को हमको किस फॉर्म में लिखना है, अगर इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा ना जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट को क्या करो, कॉमा कॉमा लगा करके लिखो, फिर इसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर में लिख दो। तो करली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट को लिख दिया। तो यही अपना क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अब इसका नाम भी दे देते हैं। अच्छा, इस सेट का नाम जो है ए रखते हैं, तो कैपिटल ए से लिखा जाए, यही तो मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले, कि बोला था कि जो भी सेट लिखा जाएगा उसको हमेशा किस, जो भी सेट लिखा जाएगा उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तो ये होता है। तो हमेशा रोस्टर फॉर्म में जो भी हमारा लिखने का तरीका होगा सेट को, उसको कैसे लिखेंगे, कॉमा कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। या अगर बुक में मिल गया कहीं क्वेश्चन, कैसे पता करोगे कि भाई रोस्टर फॉर्म में है कि नहीं है, तो अगर जो वहां पर सेट लिखा गया है अगर वो कॉमा कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा है तो तुरंत समझ जाना ये किस फॉर्म में लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? चलिए इसका तो डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रोस्टर फॉर्म का। The element are being separated by comma and or enclosed within ब्रैकेट। देखो इसका डिफिनीशन क्या हुआ रोस्टर फॉर्म का, कि द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। यही तो बोला था कि रोस्टर फॉर्म में अगर हमको सेट को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको कॉमा कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा, अपना रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ध्यान से देखिएगा भैया, एग्जाम्पल की बात करूं,
the element of a set or 1, 3, 5, 7 and 9. चलो है ना, द एलिमेंट ऑफ सेट, यहाँ पर ए लिख दो जरा, चलो ये है कि यहाँ पर लिखा गया है सेट ए के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अगर इसी को तुमको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे भैया? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके जो एलिमेंट है, इसके एलिमेंट को कॉमा लगा लगा करके लिखेंगे। देखो कॉमा लगा लगा करके हम लोग इसको लिखेंगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, है ना, लिख देंगे एलिमेंट को। देखो जो भी एलिमेंट मैंने लिखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा है। अब इसका नाम क्या हो गया, सेट ए। यही अपना क्या है, सेट ए है। तो सेट ए के एलिमेंट कौन थे, 1, 3, 5, 7 और 9। इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखना है तो एलिमेंट को कॉमा कॉमा लगा करके लिखना है, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा देना, तो वो क्या हो जाएगा, अपना रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है। चलिए और हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लो कुछ दूसरा एग्जाम्पल कि द एलिमेंट ऑफ ए सेट बी आर ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। अब इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि सेट बी के एलिमेंट हमको दिए गए हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने कहा, जो भी एलिमेंट है उसको कॉमा कॉमा लगा करके लिखो, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दो। तो लिखो कॉमा लगा करके, कर्ली ब्रैकेट यहां पर लगा दो, है ना। तो ये देखो अपना ये क्या हो गया, सेट हो गया। किस फॉर्म में लिखा गया, सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। इसका नाम जो है बी है, तो बन गया अपना सेट बी, ठीक है। इसमें दो बातें याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट does not matter, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट जो सेट के एलिमेंट होते हैं उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर एक सेट लिख रहा हूं, है ना, 1, 2, 3, 4 लिखा है। अब इसके एलिमेंट को तुम क्या कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसको तुम चाहे जहां आगे पीछे लिख सकते हो। इसी को लिखने का तरीका है, दूसरा तरीका भी लिख सकते हो कि इसी को अगर सेट को लिखना है, अगर मैं ऐसे लिखूं 2, 3 लिखूं, है ना, फिर 1 लिखूं, 4 लिखूं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट को कहीं पर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, आगे पीछे कहीं लिखा जा सकता है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि रोस्टर फॉर्म में लिखते समय कि all element of a set must be distinct, कि सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट है सभी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए। अगर एक हो गया ना, अगर हम लोग किसी एलिमेंट को बार बार लिखेंगे तो वो सेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो सेट बी है, उसके कुछ एलिमेंट लिखे गए। अगर ऐसे कुछ लिखा है 1, 2, 5 लिखा है, 6, 5 लिखा है ना, 4, 3 लिखा गया, ये लिखा है। क्या अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ये गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने बताया ना ऑल एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी डिस्टिंक्ट, कि सेट के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए।
यहां पर तो सेट के सभी एलिमेंट क्या है, कुछ एलिमेंट क्या है जो है बार बार रिपीट हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर बात करें अपना 5 है, 5 2 बार आ गया, 5 एक ही बार होना चाहिए ना, तो इसको हमको सही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है, 6 लिख दो, 4 लिख दो, ये देखो 3 लिख दिया। अब ये सही हो गया। इतना याद रखना कि भाई कि उसके जो एलिमेंट होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए। एक जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कहीं लिखा है, मान लो एप्पल लिखा है ना, ये देखो ये एप्पल के एलिमेंट है ना, ये सेट बी है, नहीं सेट सी नाम दे दो। अब ये तुम्हारे सामने सेट सी लिखा गया है, इसको अगर मेरे को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ये तो सही नहीं लिखा, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या है, पी जो है बार बार क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो गया ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ए लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एलिमेंट जो होने चाहिए बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ये थे। अब चलिए इतना हो गया, ये तो हमारा था रोस्टर फॉर्म में था। तो रोस्टर फॉर्म को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रोस्टर फॉर्म की पहचान कैसे करोगे। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जब भी सेट के जो भी एलिमेंट रहेंगे उसको क्या करेंगे, कॉमा कॉमा लगा करके क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। ये रोस्टर फॉर्म है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। उसके जो एलिमेंट होते हैं कहीं पर भी लिख सकते हो आगे पीछे, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये याद रखना है कि भाई ऑल एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी डिस्टिंक्ट। उसके सेट के जो है सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, रिपीटेड नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लेकर के समझाया था यहां पर कि ये देखो 5 2 बार क्या हो गया था, रिपीट हो गया था। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो सही है, ठीक है। यहां पर देखिए सारे एलिमेंट क्या है, सब अलग अलग हैं। और मैंने दूसरा एग्जांपल सी लिया था, जैसे मैंने एप्पल है ना, एप्पल को मैंने लिखा, तो देखो ये देखो यहां पर क्या हो रहा था कि इसके एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहे थे। तो 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार ही होना चाहिए जितने भी एलिमेंट होने चाहिए। देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, है ना, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सही फॉर्म है इसका। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को समझेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उसके एलिमेंट को। तो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रोस्टर फॉर्म के और सेट बिल्डर फॉर्म के, ठीक है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई कमेंट कर देना, है ना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।